हेलो स्टूडेंट्स, आप एसएससी मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से अब आपको बिहार बोर्ड का जो बीबीडी गैस पेपर है क्लास 10 का, इसको हम एमसीक्यू जो बना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ आप प्रत्येक प्रश्न पर यह ध्यान देंगे कि इस प्रश्न पर बोला क्या जा रहा है, इसका सिद्धांत क्या बना हुआ है। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है ना, दो वेरिएबल में, दो चर में हम लोग रैखिक समीकरण को जो है प्रकृति जो होती है क्या होती है पहले ये जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, इसमें एक चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे कि इस चार्ट के माध्यम से मैक्सिमम प्रश्न आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, उस चार्ट में जो है रैखिक समीकरण युग्म का जो है वो प्रकृति बताया जाएगा। ठीक है ना, तो रैखिक समीकरण युग्म सबसे पहले हम बोल देते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का जो होगा यहाँ पर टाइप होगा, कितने प्रकार के होंगे। तो वो रैखिक समीकरण युग्म इस बात पर निर्भर करेगा कि वो किस कंडीशन में है। सबसे पहले ये बात होगा कि इसमें जो होता है रैखिक समीकरण युग्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना है वो ये बना है ax + by बराबर सी भी बोल सकते हैं, या नहीं तो ax + by + c = 0 बोल सकते हैं। चूँकि यहाँ पर दो रैखिक समीकरण का युग्म पेयर बना है तो a1x + b1y + c1 = 0 होगा और दूसरा समीकरण युग्म हो जाएगा आपका a2x + b2y + c2 = 0 होगा। तो इस कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। तो पहले आप यहाँ जान लीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म का जो टाइप होगा वो उस समीकरण के कंडीशन पर निर्भर करेगा कि वह समीकरण किस कंडीशन में है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है रैखिक समीकरण युग्म का जो टाइप होगा वो इस तरह का होगा। पहले ये जान लीजिए कि वो संगत होगा अथवा असंगत होगा, दो टाइप हुआ। अब बात है कि रैखिक समीकरण युग्म का ये दोनों टाइप जो है, ये संगत और असंगत जो हुआ, ये हल के नेचर पर ये नाम पड़ा है। मतलब ये होता है कि संगत समीकरण का जो परिभाषा बना है वो ये है कि ऐसा समीकरण युग्म जिसका हल होता है, मतलब ये हुआ हल होने का मतलब हुआ एक हल हो या अनेक हल हो, ये दोनों कंडीशन में अगर रहेगा तो ये समीकरण युग्म क्या कहलाएगा, संगत समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, और असंगत समीकरण कहलाएगा तब जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर हो गया कि समीकरण युग्म का अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। अब पुनः हम इस समीकरण युग्म को एक नया नाम देंगे ज्यामितीय निरूपण के आधार पर, अर्थात ग्राफीय निरूपण के आधार पर। ठीक है, हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट से आपको एक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या बना है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ऐसा हुआ, या राइट में c1 और c2 हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, हम यहाँ पर पहले चार्ट बना करके पहले समझा देते हैं। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन होगा समीकरण युग्म का वो होगा आपका पहला शर्त, हम यहाँ पर डाल देते हैं, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। पहले इसका सिद्धांत देख लीजिए। यहाँ जो है पहला जो शर्त बना है वो ये बना है कि a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, इस कंडीशन में अगर कोई समीकरण हो तो इसका जो है हल की जो संख्या होगी वो हल की संख्या हो जाएगा एक हल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हल की प्रकृति को जाने तो एक अद्वितीय होगा, एक अद्वितीय। अब देखिए यहाँ पर एक अद्वितीय हल का मतलब हुआ मात्र एक हल होगा, मतलब x का भी एक हल होगा और y वेरिएबल का भी एक ही हल होगा कोई। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे इसके ग्राफीय निरूपण में जाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्लियर हो गया। अब इसके आधार पर हम समीकरण युग्म का एक दूसरा नाम देंगे। देखिए पुनः हम थोड़ा सा इस चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर दूसरा कंडीशन में होगा तो अगर ये a1/a2
जैसे इज नॉट इक्वल टू में गया b1/b2 तो उसी समय ये क्लियर हो गया। अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के तो डिसीजन कौन देगा, c1/c2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दूसरा कंडीशन बना कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर ऐसा हो जाए, जैसे ही बराबर हो जाए और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 उस स्थिति में हो तो वहां पर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ हल की जो प्रकृति होगा एक व द्वितीय के बदले क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि हल की जो संख्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब नंबर, मतलब कितने हल होंगे, कोई हल नहीं हुआ तो हल की संख्या क्या हो जाएगा, 0। और इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा वो 2 समांतर रेखा होगा। क्लियर। अब तीसरा कंडीशन में देखिए उसी का विरोधाभास करता हुआ नियम बनेगा कि तीसरा कंडीशन में आएगा कि अगर ये a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और जैसे ही बराबर हुआ तो तुरंत हो जाएगा कि अब ये दूसरा में जाएगा या तीसरा में चला जाएगा। तो ये तीसरा में क्या हुआ, इज इक्वल टू c1/c2 अर्थात ये तीनों अनुपात में मान क्या है, बराबर है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों अगर बराबर हो जाए तो ये समीकरण का जो हल होगा वो अनेक हल होगा, या अपरिमित रूप से हम लोग अनेक कहते हैं, या अनंत हल होगा। और इसको हम लोग अगर यहाँ पर संकेत दें तो इन्फिनाइट का संकेत देंगे, अनंत का। अब बात बचा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ जो होगा वो 2 संपाती रेखाएं होंगी, मतलब एक ही रेखा पर क्या होगा, 2 रेखा गुजरेगा। एक ही रेखा पर दूसरा रेखा क्या होगा, आश्रित होगा, ठीक है ना, ये संपाती हुआ। अब ये देखिए कि पहला जो शर्त को, जो समीकरण है वो पहला शर्त पर डिपेंड करेगा जो रहेगा, तो उसको हमने क्या क्या कहा कि इसका एक हल हुआ, एक हल हुआ। और जब तीसरा कंडीशन में होगा, तीनों बराबर अगर हो जाए तो ये अनेक हल हुआ। तो लेकिन हल तो हुआ, तो इस आधार पर हल की प्रकृति के आधार पर ये दोनों कंडीशन में जो समीकरण युग्म होगा वो क्या कहलाएगा, संगत समीकरण। और जो दूसरे शर्त पर आधारित रहेगा वो क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं है, तो ये असंगत समीकरण है, ठीक है। लेकिन जब समीकरण का नाम ग्राफीय निरूपण के आधार पर हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो एक बिंदु पर मिलती है, दोनों कहाँ मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। और यही बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब x का एक आंसर आता है, एक आंसर y का आता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो रेखा क्या है, तो रेखा जो है 2 प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे, तो ये अविरोधी है। यहाँ पर क्या है, अविरोधी। अविरोधी का मतलब ये विरोध नहीं कर रहा है बल्कि एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए इस आधार पर हम इस समीकरण का नाम अविरोधी समीकरण कहेंगे, ठीक है। और 2 समांतर रेखाएं, अब इसको देखिए 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी भी कहीं नहीं मिलती है, तो ये ग्राफ कहता है कि ये विरोधी हुआ। तो जो दूसरा शर्त पर आएगा ऐसे समीकरण को हम लोग विरोधी समीकरण का नाम देंगे। और तीसरा समीकरण क्या है, तीसरे शर्त पर जो रहेगा तो ग्राफ जो है वह संपाती रेखा है, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा है ना, इसका मतलब ये आश्रित है, इसको हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि समीकरण का जो मान है, समीकरण युग्म का जो नाम है, वो ग्राफ के आधार पर जो पहला शर्त पर होगा वो क्या होगा, अविरोधी। दूसरे शर्त पर जो समीकरण युग्म रहेगा वो विरोधी, क्योंकि समांतर रेखा है। जो तीसरे शर्त पर डिपेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, आश्रित। क्लियर हो गया। और जब हल की प्रकृति के आधार पर बताया गया कि हल की प्रकृति के आधार पर हल अगर है, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, इसका मतलब पहला शर्त और तीसरा शर्त ये दोनों पर रहेगा, तो क्या होगा, इसको हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। और जो दूसरा शर्त पर रहेगा कोई हल नहीं होने के कारण असंगत हल, ठीक है, असंगत समीकरण कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। अब बात है, अब इस चीज को लेकर के अगर हम सवाल पर जाते हैं तो देखिए आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है इस चार्ट से बिल्कुल आसानी से हल होगा, ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या
1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 में है 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा। आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हुआ तो आप पहले शर्त को समझ लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए पहला शर्त बना है। पहला शर्त का टेबल का टोटल पार्ट आपको मालूम है तो देख लीजिए यहाँ पर, तब समीकरण का हल होगा। हल क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। एक अद्वितीय हल होता है पहले शर्त के लिए, 1 हल होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 हल कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखिए, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है? तो देखिए ये जो है यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, ABCD में जो जो ऑप्शन है इसको आप कैसे समझेंगे सवाल। जो समीकरण से जो बनेगा तो वह समीकरण को हम लोग बीजीय व्यंजक के रूप में देख रहे हैं। तो जो समीकरण आप देख रहे हैं उसको जब आलेख में देखते हैं तो वह एक सरल रेखा होता है। मतलब जब हम अलजेब्रिक में जाते हैं तो वहाँ एक समीकरण दिखाई पड़ता है, जब हम लोग ग्राफ में जाते हैं तो उसको एक रेखा के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है तो उस बिंदु का अपना कोऑर्डिनेट होगा। जब हम लोग निर्देशांक में जाते हैं तो बिंदु जिसको देख रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट उसको संतुष्ट करता है बिंदु को। तो देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब x का मान और y का मान दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण से जो रेखा बना होगा तो वह उस पर जो बिंदु होगा, बिंदु का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो जो कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट करेगा इस समीकरण को, तो इसका मतलब इसका ग्राफीय रेखा पर वो स्थित है। और ये पूछा है कि कौन सी बिंदु रेखा इस पर स्थित नहीं है। नहीं है का मतलब होता है कि यह कोऑर्डिनेट उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए आप ऑप्शन से टच कराइए, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा उस रेखा पर होगा, और जो बिंदु का कोऑर्डिनेट उस समीकरण को संतुष्ट नहीं कराएगा तो समझ जाइए कि वह बिंदु उस रेखा पर स्थित नहीं है या वह कोऑर्डिनेट उस समीकरण का हल नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन है 2/2, तो x का मान 2, तो यहाँ 2 रखते हैं, 3 दूना 6 होगा, -2 × 1/2, सेकेंड कोऑर्डिनेट y का मान है, तो 2 × 1/2, 2 कैंसिल होगा, तो 3 दूना 6 -1 = 5 बचा लेफ्ट में, राइट में भी बराबर 5 है। क्या रेखा को संतुष्ट कर रहा है समीकरण को? तो यह कोऑर्डिनेट जो आया है समझ जाइए कि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसी समीकरण से रिलेटेड रेखा पर स्थित है। अब बी ऑप्शन देखिए 3 और 2, तो x का मान 3 और y का मान 2 रखिए, 3 × 9 और 2 दूना 4, 9 घटाओ 4, 5 बचेगा लेफ्ट में, राइट में 5 है, संतुष्ट हो रहा है। तो यह बिंदु भी जो है आपका इसी रेखा पर स्थित बिंदु है, ठीक है, क्योंकि संतुष्ट हो रहा है। फिर देखिए 5 और 5, 3 × 5 = 15, घटाओ 5 दूना 10, 15 घटाओ 10 क्या हो जाएगा 5, राइट में 5 को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी इसी मतलब समीकरण के संगत जो ग्राफ में एक रेखा बना है उस रेखा पर यह बिंदु स्थित है। तो ये क्लियर हो गया कि अब डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसको भी हम देख सकते हैं 2 और 3 है। तो यहाँ देखिए x का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6 माइनस 3 है, तो y का मान 3, 2 × 3 = 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0, लेफ्ट 0 हुआ, राइट 5 है, 0 5 के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि ये कोऑर्डिनेट जो आया है, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब ये बिंदु जो है उस रेखा पर स्थित नहीं है। क्लियर हो गया? तो राइट ऑप्शन नहीं के लिए कह रहा है तो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3 में, यदि 2x + 3y = 12 और 3x - 2y = 5 तब क्या है? ऑप्शन देखिए x और y का मान दिया गया। तो पुनः यही चीज करना है कि जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, दोनों समीकरण युग्म को संतुष्ट करेगा जो वैल्यू x और y का मान, वही इसका जो है हल है। अगर जो संतुष्ट नहीं करेगा जो ऑप्शन, वह मतलब उस समीकरण का हल नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन से टच कराइए या नहीं, तो आप इसको जो है ना इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का विधि आपको पता होगा कि बीजीय विधि जो है 3 विधि बताया गया है। इसमें जो है पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है आपका विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, और तीसरा विधि है वज्र गुणन विधि या सरल विधि, ठीक है।
तो आप जिस विधि से आसानी से इसको सॉल्व कर पाते हैं कम टाइम में, उस विधि से हल करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिए और ऑप्शन में टैली कीजिए उसको, या नहीं तो हिट एंड ट्रायल से आप ऑप्शन के ही एक्स और वाई के वैल्यू को समीकरण युग्म पर रख करके उसको संतुष्ट कराइए। ठीक है, तो ये विश्वास रखिए कि आप डायरेक्ट भी ऑप्शन को भी टच करा सकते हैं। तो देखिए अगर ए ऑप्शन को देखें x2 है y3 है, तो यहाँ पहला समीकरण पर बैठाते हैं, 2 दूना 4 3 तिया 9, तो 4 + 9 क्या हो जाएगा 13, तो बराबर में है 12, तो ये संतुष्ट नहीं किया। जब पहला समीकरण को संतुष्ट नहीं किया तो दूसरा समीकरण को संतुष्ट करवाने का जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। अब बी में देखिए x2 है y-3 है, तो x का मान 2 रखिए, 2 × 2 4 होगा और 3 × -3 -9 होगा, तो 4 - 9 क्या हो जाएगा आपका -5 होगा, तो बराबर में 12 है, तो ये भी संतुष्ट नहीं किया है समीकरण। अब देखिए ऑप्शन सी में x है 3 और y है 2, x का मान 3 रखिए तो 3 दूना 6, y का मान 2 रखिएगा तो 3 दूना 6, 6 + 6 12, लेफ्ट भी 12 और राइट भी 12, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सी ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए कि जैसे डी में जैसे सी ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है, तो पुनः आप इसको दूसरे समीकरण पर भी डालिए। ठीक है, x का मान 3 है तो 3 तिया 9 और y का मान 2 है, 2 दूना 4, तो 9 - 4 बराबर 5 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सी ऑप्शन जो है आपका इस समीकरण युग्म को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। अब आप डी को भी देख सकते हैं, 3 और -2 है, तो ये संतुष्ट नहीं कराएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं इसको ठीक से कि जो मान x और y का जो मान समीकरण को संतुष्ट करा रहा है दोनों समीकरण युग्म को, तो वही मान उसका हल है। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 है का कोई हल ना हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए कोई हल नहीं होने का कंडीशन सिर्फ आप दे दीजिए और उस पर मान बैठाइए तो आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम इस सवाल को थोड़ा सा रफ करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रफ में, देखिए कोई हल नहीं होने का शर्त दूसरा बना है, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इज नॉट में नहीं जाना है, a1/a2 = b1/b2। ठीक है, तो a1/a2 का मान यहाँ से उठाइए। प्रश्न संख्या आपका 4 है, a1 का मान क्या है, x × k है और a2 का मान 6 है, तो देखिए यहाँ लिखिए k/6 बराबर। अब देखिए सेकेंड मान क्या है, b1 और b2 क्या चल रहा है, -5 है, यहाँ 2 है, तो यह बराबर -5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, k × 2 2k हो जाएगा, इक्वल टू -56 36 होगा और गुना 2 बटे में 2 आएगा, तो ये 15 दूना 30 -15 k का मान निकल गया, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चूंकि यहाँ पर तीसरा जो इसमें कंडीशन बना है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, तो इज नॉट में नहीं जाना है क्योंकि k का मान तब इज नॉट में निकलने लगेगा, इसलिए k का मान होगा पॉजिटिव में हमें सोचना है, तो k का मान क्या होगा, तो यही k का मान -15 होगा। अगला है प्रश्न संख्या 5 में दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो प्रतिच्छेदी रेखा तो पहला शर्त से आया है, तो उसमें हलों की संख्या क्या होगा, हलों की संख्या एक और द्वितीय होने के कारण एक हल होगा, तो सिर्फ एक हल होगा, इसी को हम लोग एक और द्वितीय हल भी कहते हैं, एक और केवल एक। ठीक है ना। अब आइए प्रश्न संख्या 6 में यदि समीकरण युग्म में x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के हल हैं, तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो हल होगा, हल क्या होगा, ये प्रश्न है। तो जो समीकरण का जो कंडीशन है, कंडीशन क्या बता रहा है, a1/a2 देखिए 1/-3, तो 1/-3 -1/3 हुआ। अब b1/b2 देखिए 2/-6, अगर इसको कटाते हैं तो हो जाता है यह भी 1/-3 मतलब -1/3, अर्थात a1/a2 = b1/b2। ये क्लियर हुआ। अब डिसीजन कौन देगा, c1/c2,
तो देखिए C1/C2 क्या है 5/1 अर्थात 5 हुआ। तो क्या A1/A2 बराबर B1/B2 तो हुआ, लेकिन इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो गया। इसका मतलब ये दूसरा शर्त पर गया तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कोई हल नहीं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 में कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 2x - 5y - 1 = 0 है। कैसा समीकरण है? तो यहाँ समीकरण का टाइप देखिए, विरोधी, अविरोधी, विरोधी, आश्रित और कोई नहीं। तो सबसे पहले इसके कंडीशन पर जाइए कि ये किस कंडीशन पर है, तो किस शर्त पर आधारित है। तो देखिए A1 का मान क्या आ जाएगा 1/2 हो गया। अब B1/B2 होगा 3/-5। तो देखिए क्या A1/A2 1/2 होगा, अब B1/B2 3/-5 हुआ, क्या ये बराबर हुआ? तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ। तो ये पहला शर्त हुआ। तो पहला शर्त को हम लोग ग्राफ में ले जाते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। प्रतिच्छेदी रेखा को मैंने क्या बताया था? अविरोधी। अविरोधी है इसलिए कि वह विरोधी नहीं है, विरोधी समांतर रेखा होता है। अविरोधी का मतलब हुआ दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अविरोधी समीकरण युग्म ये कहलाता है। तो अविरोधी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आप देखिए 8 में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। अनेक हल का मतलब हुआ अनंत हल, अनेक हल हुआ। और अनेक हल किस शर्त पर है? तीसरा शर्त, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? संपाती होता है, आपको पता होगा। पहला शर्त का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा शर्त का ग्राफ समांतर रेखा, तीसरा शर्त का ग्राफ संपाती रेखा। ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा तो देखिए यहाँ दो समांतर रेखा ए में है, गलत हो गया। दो प्रतिच्छेदी रेखा है, गलत हो गया। दो संपाती रेखा है, यही अनंत हल के लिए दो संपाती रेखा है, एक दूसरे पर क्या होता है? संपाती रहता है, एक दूसरे पर आधारित रहता है। ठीक है। इसीलिए हल की जो संख्या होती है अनेक, क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, आश्रित रहता है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, यदि समीकरण निकाय x + 2y = 3 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। अनगिनत हल का किस कंडीशन से निकला है? तो देखिए तीसरा शर्त से आया है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। आप इस मान को रखिए, आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर A1/A2 क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर A1/A2 x गुणांक 1 है, 1 आएगा और A2 का मान 5 आ जाएगा। A1/A2 1/5 हुआ बराबर B1/B2 क्या है? तो 2 यहाँ y गुणांक k है, तो 2/k हो जाएगा। क्या k आ गया आपका? तो यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, बराबर C1/C2 भी लेते हैं तो भी यही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए k क्रॉस करते हैं, k हो गया = 5 × 10, k = 10 हो गया। अगर आप चाहें बराबर C1/C2 लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर में C1/C2 लेते हैं तो यहाँ 3 और बटे क्या चल रहा है 15, तो इसको कटाते हैं 1/5। देखिए इसको क्रॉस कीजिए, k × 1 k बराबर 5 × 10। क्लियर हो गया? k बराबर क्या होगा? 10। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर में कि यदि 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3 तो x का मान क्या होगा? तो ये रैखिक समीकरण है, एक चर में है। आप x वेरिएबल को क्या करते हैं? लेफ्ट लाते हैं और ये संख्या मान को क्या करते हैं? राइट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप सोच करके भी हल करते हैं डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, लिख करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आप देख करके कैसे जवाब दीजिए। तो 0.3x इसका मतलब हुआ 0.3 का मतलब हुआ, इसको अगर रुपये पैसे में बात करें तो ये 30 पैसा है। ठीक है। और इधर से राइट में है 0.37x, तो ये हो जाएगा 37 पैसा, x वेरिएबल में है। तो ये लेफ्ट आएगा तो माइनस होगा। तो बताइए 30 पैसा - 37 पैसा क्या होगा? -7 पैसा होगा। तो 7 पैसा को क्या बोलेंगे? -0.7, 0.07।
ठीक है। तो ये लेफ्ट में आकर के क्या मान हो गया, तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो हो जाएगा -0.07x बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला मान 0.37 माइनस जाएगा राइट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस जाएगा तो ये बड़ा हो गया 0.37 बड़ा हो जाएगा, ये 0.3 माइनस में है राइट में, तो ये घटेगा। तो ये 37 में पुनः वही 30 पैसा घट जाएगा तो 7 पैसा बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 0.07। अब देखिए इसको क्या करते हैं, राइट भेजते हैं, तो x बराबर 0.07 बटन -0.07, ये तो कैंसिल हो गया, बराबर दशमलव में चल रहा है, तो एक, तो यही -1 आपका x का आंसर हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, राइट ऑप्शन ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है 11 में, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण योग में 2x - y - 3 = 0, 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर 1 है, -1 है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर जो है अगर x और y का मान इस पहले समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर x और y वेरिएबल है और अन्य वेरिएबल नहीं है, के नहीं है। तो देखिए पहला समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन x y का मान जैसे ही दूसरे समीकरण पर रखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको k का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए क्या पहला समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं इस मान से, क्योंकि इसी दोनों समीकरण युग्म का ये हल है बोल रहा है। तो सिर्फ आप चेक कर लीजिए, मैंने बता दिया कि कहाँ से आपका आंसर आने वाला है, दूसरे समीकरण से। ठीक है ना। तो देखिए x का मान 1 रखते हैं, 2 × 2 और y का मान -1, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर -1 है, तो माइनस और -1 क्या होगा +1, 2 + 1 3, 3 - 3, तो लेफ्ट में हो गया 0, राइट में भी 0 है, तो ये संतुष्ट हो गया। तो ये क्लियर हुआ कि मेरा प्रश्न सही है, x का मान 1 और y का मान -1, ये समीकरण का हल है। अब बात है कि इसका हल यहाँ पर k का मान निकालना है, तो दूसरे सेकेंड में जो समीकरण है, दूसरा समीकरण जो है, इसी में हम x और y का मान 1 और -1 रखते हैं। तो x का मान 1 रखने से ये 2k × 1, तो ये 2k × 1 2k हो जाएगा, और y का मान -1 रखने से 7 × -1 -7 हो जाएगा, और -5 बराबर 0, तो -7 और -5 -12 होगा, और राइट जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो ये 2k बराबर 12 हुआ। 2 अगर बटे में जाता है तो 2 × 6 12, k का मान कितना निकल चुका है, 6 निकल गया। इसका राइट ऑप्शन सी है, 6 दिया हुआ है। क्लियर। देखिए ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, लगेगा आपको कि ये चीज बहुत भारी है, लेकिन भारी नहीं। आपको समझना है कि पहला समीकरण में 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का मान दिया गया है तो वह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और तीसरा में k है, तो तीसरा वेरिएबल k चल रहा है, तो जैसे ही x y का मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक k का मान आ जाएगा। तो आप सिर्फ एक बार पहले सवाल को देखिए, तब जाकर के पता चलेगा कि कोई सवाल जो है भारी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न 12 है, यदि समीकरण 173x + 197y = 149, और दूसरा समीकरण है 197x + 173y = 221, तो x कोऑर्डिनेट y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है x कोऑर्डिनेट y का मान दिया गया है। ठीक है। तो या तो इसको आप सॉल्व करके x y का मान ले सकते हैं कोऑर्डिनेट में, या नहीं तो आप कहिएगा कि ये सवाल बहुत भारी है, हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट बनाने का भी नियम बता देते हैं कि कैसे ये हल होगा। इसको आप देख करके तुरंत पता कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है ABCD में जो ऑप्शन में दिया गया है, ये इसमें से कौन सा सही है। ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे चेक करते हैं हम लोग, इसको बनाने का चूंकि तरीका चाहिए, नहीं तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो है आप क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। x का मान 3 है, y का मान -2 है। ठीक है। मान लेते हैं कि ऑप्शन को हम x और y के कोऑर्डिनेट को, x और y के मान को क्या करते हैं, पहले समीकरण पर रखते हैं। चूंकि पहला समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तब न होगा कि दूसरा समीकरण संतुष्ट होगा। जब पहला समीकरण से ही संतुष्ट नहीं होगा ये मान, तो ये दूसरा समीकरण को क्या संतुष्ट कर पाएगा, और दूसरा समीकरण को संतुष्ट भी कर पाता है, तो जब पहला को नहीं करेगा तो ये कोऑर्डिनेट इसका वैल्यू नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है। क्लियर। तो देखिए मान लेते हैं, चलिए 3 और -2, तो आप कहिएगा सर इसमें तो गुना बहुत करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर गुना में से डरिए नहीं,
गुना करना भी हमें नहीं है। आपको क्या करना है कि राइट में क्या चल रहा है 149, तो इसका इकाई अंक क्या चल रहा है 9। तो आप इसको गुना करने में क्या कीजिए, मात्र इकाई अंक को पहले टच कराइए, इकाई अंक संतुष्ट हो जाएगा ना, तो रखिए अनुमान कि ये संतुष्ट हो गया समीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 रखते हैं, तो x का मान 3 रखते हैं, तो इकाई अंक बोलिए 3 तिया 9, तो यहाँ हो गया आपका 9। इसके बाद देखिए -2 रखिएगा, तो यहाँ चिन्ह बदल कर माइनस हो जाएगा, तो माइनस इकाई अंक की बात हम सिर्फ बोल रहे हैं। 2 7 गुना 2 7 गुना 14, तो 9 घटाओ 4 क्या होगा, इकाई अंक पर तो 5 आना चाहिए, तो राइट में इकाई अंक पर क्या है 9 है। इसका मतलब ये कभी भी यह मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। मैंने आपको गुना से बचाया है यहाँ पर। अब देखिए चलिए ए का आंसर ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। बी का ऑप्शन देखिए 2 और 1, पुनः वही बात हम बोलेंगे, 2x का मान है, y का मान 1 है, तो यह 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 होगा, और y का मान क्या चल रहा है 1, प्लस चिन्ह प्लस ही रहेगा, 1 7 गुना 1 7 होगा, तो 6 जोड़ 7 क्या होगा 13, तो इकाई अंक 3 होना चाहिए। यहाँ पर राइट में चल रहा है 9, 149 का 9 है। इसका मतलब जब इकाई अंक फेल हो रहा है तो यह मान इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए ऑप्शन सी को देखिए, 1 और -2, तो यहाँ देखिए जब 1 रखते हैं तो 3 गुना 1 क्या हो जाता है 3, और -2 है, चिन्ह बदल जाएगा माइनस होगा 2, y का मान 2 रखते हैं, 7 गुना 14, तो 3 घटाओ -2 है, तो 7 गुना 14 हुआ, सही चल रहा है। तो देखिए 3 - 4, तो 3 में 4 नहीं घटेगा, तो आप पहचान लीजिएगा आगे वाले से, तो ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, 13 में से अगर 4 जाएगा तो ये आपका मान क्या हो जाएगा 9। तो मतलब ये लग रहा है आपको कि ये मान हो सकता है कि ये संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर आप दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो x का मान 1 है, तो यहाँ 7 गुना 1 क्या होगा 7 होगा, और -2 है तो माइनस रखते हैं, तो 2 से 2 तिया 6। ठीक है, तो देखिए 7 - 6, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या चल रहा है 1, तो ये लग रहा है कि ये मान संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप पुनः ऑप्शन डी को देखिए, तो डी से क्या आ रहा है, तो डी ऑप्शन जो है वो आप इस तरह से देखिए, 2 और ये -1, तो 3 दूना 6 और -1 है तो माइनस, और 7 एका 7 होगा। ठीक है, तो 6 से तो मैं 7 घटाना है, 16 में 7 घटा तो 9, तो ये 9 सही चल रहा है, तो लग रहा है कि ये डी ऑप्शन भी सही चल रहा है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर आइए, तो x का मान क्या है 2, तो 7 गुना 14 होगा, और y का मान -1, तो यहाँ पर माइनस होगा, 3 एका 3, 4 घटाओ 3 1, तो इकाई अंक जो है यह संतुष्ट कर रहा है। कहाँ संतुष्ट हो रहा है, सी और डी में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा या तो सी होगा या तो डी होगा। यहाँ ये क्लियर हुआ, तो देखिए इकाई अंक से ये क्लियर नहीं हुआ, नहीं तो ज्यादा सवाल क्या होगा कि यही इकाई अंक से ही ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सी और डी में कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए एक पहला समीकरण को ये क्लियर हो गया, या तो सी होगा या तो डी होगा कुछ देर के लिए। अब देखिए सी को जो है पूरा संतुष्ट करना है, टोटल, आप दहाई अंक और सैकड़ा अंक टोटल लेना है। तो देखिए 1 से गुना करते हैं तो 173 होता है, 173 गुना 1, और माइनस यहाँ पर 197 गुना -2 करते हैं तो माइनस होगा 7 गुना 14। इसके बाद आपका मान हो जाएगा यहाँ पर 9 गुना 18 1 19 9 होगा, और 2 एका 2 2 1 3। अब ये देखिए कि 394 माइनस में है और 173 प्लस में है, तो ये माइनस मान में निकला। तो माइनस मान क्या ये माइनस में है, ये तो प्लस 149 है। इसका सीधा अर्थ है कि इसको घटाने से नेगेटिव मान आएगा जो राइट के बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया कि डी ऑप्शन सही है। क्लियर? अब बी ऑप्शन को भी आप चेक कर लीजिए। 2 173 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 और 17 दूना 34, 34 से 34 ही रहेगा, 346 माइनस
1 गुना 197, तो इसको घटाइए, 16 में 7 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ 3 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ 2 में 1 जाएगा 1, क्या प्लस में 149 हुआ कि नहीं। तो आपने देखा कि ये सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑप्शन से टच कराते हैं तो आपका 2 संभावित आंसर टच कर रहा था, जैसा लग रहा था इकाई अंक से, लेकिन जब हम टोटल अंकों को देखते हैं तो ये राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, डी, ऐसा होगा। नहीं तो आप वज्र गुणन विधि से जाइए और आसानी से एक लाइन में x का मान, दूसरे लाइन में y का मान निकाल करके देख लीजिए कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है। क्लियर। चलिए, आपका हम लोगों ने 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 12 तक बताया है। तो आप अगर नए छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग लगातार जो है बीबीडी का गैस पेपर का जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग अभी चल रहे हैं, इसको हम लोग जारी रखेंगे। तो नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य मित्रों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।